हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मेजर सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं श्रोमना भट्टाचार्य, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी में अपना रैंक सिक्योर किया है। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया। ये ऑलरेडी जॉब में थे और जॉब में रहते हुए ही भी प्रिपरेशन किया इन्होंने, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे सारी बातें। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे श्रोमना का। हेलो श्रोमना। Yes, sir. Hello, सबसे sir. Thank you. Good evening. ठीक है श्रोमना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सिलेक्शन के लिए। Thank you so much, sir. जी। सरवमना, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। तो कोलकाता मतलब एग्जैक्ट कोलकाता नहीं, सब अर्बन में थोड़ा तो उधर से हूँ। और फिर मैं 2014 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ, बीटेक की हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। जी। फिर 2014 में ही मैं इन्फोसिस इन्फोसिस ज्वाइन किया एंड आई वर्कड इन द आईटी इंडस्ट्री फॉर 5 इयर्स। तो उसके बाद मैं उसके अंदर ही मैं बैंक का एग्जाम देती रही, जैसे एसबीआई पीओ, फिर आईबीपीएस पीओ, फिर अदर इंश्योरेंस एग्जाम। तो कुछ कुछ एग्जाम्स के जैसे इंटरव्यू तक गई थी। फिर एसबीआई पीओ में एकदम 1.5 मार्क्स के लिए मैं निकल गई थी। तो ऐसे करते करते फिर 2018 में आईबीपीएस पीओ में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन इंडियन बैंक एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके। तो उसके बाद से अभी इंडियन बैंक में हूँ मैं। तो जो आरबीआई का प्रिपरेशन है, तो फर्स्ट आरबीआई एग्जाम मैं दी थी 2017 पे। तो उस टाइम पे मतलब उतना मुझे पता नहीं था कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। तो बस एग्जाम में बैठी थी, तो नहीं हुआ था ऑब्वियसली क्लियर प्रीलिम्स। फिर 18 में दी, 19 में, 21 में भी दी थी। तो फिफ्थ अटेम्प्ट, दिस इज माय फिफ्थ अटेम्प्ट इन 2022। तो जो इतना सारा जो फेल अटेम्प्ट था, उसमें मुझे लगा कि एक ही मेरा जो लैकिंग था वो था जनरल अवेयरनेस का। मतलब उसको मैं कभी उतना सीरियसली नहीं ली थी। जैसे कि बाकी बैंक के एग्जाम देते देते जो रीजनिंग और क्वांट मेरा अच्छा ही था। जैसे एसबीआई आईबीपीएस ये सब देते देते अच्छा हो गया था क्वांट और रीजनिंग। पर जीके का एक्चुअली उतना ध्यान नहीं दिया करके इसीलिए जीके में मेरा सेक्शनल क्लियर नहीं होता था आरबीआई में। तो ये बहुत बार हुआ है। पर उसके बाद इसीलिए मुझे लगा था कि सिंस द अर्ली स्टेज ओनली, मतलब जीए पे फोकस करना है, तो जीए पे मैं मतलब इस बार बहुत ज्यादा फोकस की थी। तो लास्ट सितंबर अक्टूबर से मैं रेगुलरली जनरल अवेयरनेस पढ़ती थी, तो इसके चलते 2022 में ही करी। जी। सरवमना, मुझे ये बताइए कि आप, जैसे कि आपने बताया कि इतने अटेम्प्ट दिए आप आरबीआई के और ये फिफ्थ अटेम्प्ट था आपका। ठीक है। तो इस बीच में जब आप अटेम्प्ट दे रहे थे तो आपको मतलब आपने पैसेंस कैसे बनाया और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा कि बार बार दे रहे थे, अब एग्जाम नहीं हो रहा था, जनरल अवेयरनेस में नहीं हो रहा था, तो उसमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको। एक्चुअली मतलब जब मैं एंटर किया बैंक में, उस टाइम से ही मुझे लगा था कि मुझे अच्छा लगता है बैंक में काम करना। और उस टाइम से ही जब मुझे आरबीआई के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि नहीं, आरबीआई मतलब शुड बी माय फाइनल ड्रीम। तो उधर मुझे कैसे भी करके मुझे मतलब जाना है, आरबीआई वाला निकलना है। पर वही हो जाता कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो जाता था, क्योंकि आ, मतलब मेरा जो ऑफिस है घर से थोड़ा दूर है। मतलब वो आने जाने में मेरा डेली 4 साढ़े 4 घंटा लगता है, टोटल 4 आवर्स ऑलमोस्ट। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के इशू हो जाता था। फिर 2020 में आई गॉट मैरिड। तो उसके बाद भी थोड़ा कुछ मतलब जैसे एक नया लाइफ तो इशू होता है। तो इसीलिए 2020-21 में भी मेरा 21 में भी नहीं हुआ। पर इस बार मुझे लगा था कि बिकॉज आई एम टर्निंग 30 दिस ईयर, तो ये मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट रहेगा आरबीआई का जो एज लिमिट है। तो मुझे लगा कि इस बार डू और डाई एक सिचुएशन है, तो आई हैव टू डू इट। ऐसे करके इस बार का मोटिवेशन वही था मेरा कि मेरा अटेम्प्ट ऑलरेडी 5 बार हो जाएगा, तो अभी इस बार मुझे करना ही है। ये मैंने फाइनल फाइनल ले रहे थे कि इस बार तो निकालना ही है। इस बार तो निकलना ही है, वही इसलिए बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट की थी। और जो जीके का प्रिपरेशन, मतलब जिसको मुझे इतना दिन से मैं उसको थोड़ा इग्नोर तो किया था, इसलिए जीए वाला सेक्शनल मतलब मेरा नहीं क्लियर होता था। तो इस बार एकदम मैं सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट किया था कि हर दिन का जीके मुझे हर दिन ही करना है, उसके बाद बार बार रिविजन करना है। तो वो मतलब जीए वाला चीज मुझे बहुत हेल्प किया, जिसको मैं इतने दिन इग्नोर किया। पर इस बार जीए मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब आपका जो वीक सेक्शन था उसी को आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया आपने। यस सर, यस सर। चलिए। अच्छा असलमना, आप ये बताइए कि इसके साथ मतलब आप आरबीआई के साथ और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, एक्चुअली मैं 2016 से मैं स्टार्ट की थी बैंकिंग का प्रिपरेशन।
तो उस टाइम से एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ ये सब देती थी। तो ये सब देते देते एक चीज अच्छा हुआ था कि जो रीजनिंग और क्वांट, जैसे एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, इन लोगों का भी जो मेंस का रीजनिंग और क्वांट का जो स्टैंडर्ड और लेवल होता है वो हाई होता है। जी। तो उसके लिए जब मैं अलग से सारा जो मॉक एग्जाम्स देती थी या फिर प्रैक्टिस करती थी, तो ये सब होते होते मेरा मतलब वो वाला सेक्शन अच्छा हो गया था, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का। तो ये मुझे हेल्प किया ऑब्वियसली आरबीआई के लिए। इस टाइम मैं ज्यादा जीए पे फोकस किया था, मैं ज्यादा उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस नहीं किया रीजनिंग और क्वांट पे। बस जो एग्जाम्स जो है मॉक एग्जाम्स वो सब देती थी बस। तो वो वाला प्रिपरेशन मेरा मतलब ओवरऑल बहुत हेल्प किया मुझे। मतलब आपका जो फेज वन की अगर हम लोग बात करें तो फेज वन की एग्जाम का प्रिपरेशन आपका पहले से हो चुका था, लेकिन बस आप जनरल अवेयरनेस की हाँ प्रिपरेशन कर रहे थे। जी हाँ obviously। और अगर हम लोग फेज टू की बात करें कि फेज टू में जो अलग सब्जेक्ट्स हो Yes। जाते हैं, जैसे ईएसआई हो गया, आपके फाइनेंस होता है, मैनेजमेंट होता है, उसके बाद फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, उसके बारे में कुछ बताइए कैसे किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया। हाँ, जैसे कि सर मैं मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे इकोनॉमिक्स या फिनेंस कोई भी मतलब कुछ भी नहीं था मेरा सब्जेक्ट्स में, स्कूल में या कॉलेज में। तो इसीलिए मैं जब सोची कि मुझे आरबीआई मतलब देना है या फिर आरबीआई के लिए अपियर करना है, तो उस टाइम से मैं दो दो बुक फॉलो करती थी। एक एक था इकोनॉमिक्स का रमेश सिंह का, और एक था जो फिनेंस का भारती पाठक का। जी। तो ये दो बुक मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में, मतलब जानने के लिए। एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से शायद उतना नहीं है, क्योंकि थोड़ा कुछ चैप्टर्स है, एग्जाम का सिलेबस थोड़ा अलग है, वो 3-4 बुक से मिला के पढ़ना चाहिए। जी। पर इससे क्या हुआ था, जब मैं वो रमेश सिंह इकोनॉमिक्स का पढ़ती थी, तो उससे इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट आया मेरा, ताकि मैं इकोनॉमिक्स पढूं। फिर जो भारती पाठक का जो फिनांस वाला पढ़ती थी, तो उसमें मुझे अच्छा लगता था, मतलब फिनांस का जो सेक्शन, मतलब जो फिनांस है, मतलब व्हाट इज फिनांस और उसमें क्या क्या है, ये सब का जो इंटरेस्ट एक अंदर से ग्रो अप हुआ था। तो वो मुझे हेल्प किया था। एग्जाम के लिए मैं कौन सा जो नोट्स बनाई थी सिलेबस के हिसाब से, मतलब मैं एक चीज ही एक्सपीरियंस को बोलना चाहती हूँ, जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से, उसको एक भी मतलब उम्मीद नहीं करना चाहिए, बट अच्छे से सारा सिलेबस का नोट्स बना लेना चाहिए। मतलब अब वो वाला बहुत अच्छा है, मतलब एक एक मैं बुक पढ़ती रहूंगी, एक चैप्टर पढ़ती रहूंगी, वैसे नहीं होगा। पर वो उसका जो कौन सा मतलब जो कन्फाइंड सिलेबस है, उसी के अंदर रह के एग्जाम का प्रिपेयर करना है। बट जो मैं इतना दिन से बैंकिंग एग्जाम देते देते ये सब जो बुक पढ़ती थी, उसके बावजूद क्या हुआ, मेरा एक इंटरेस्ट ग्रो अप हुआ ये सब सब्जेक्ट में, तो वो मुझे हेल्प किया था बाकी। और अगर हम लोग बात करें कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपको कीबोर्ड में लिखना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते भी हैं, लेकिन आप आपका प्रैक्टिस जब नहीं रहता है तो आप लिख नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसके क्या प्रिपरेशन, किस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे प्रैक्टिस किया आपने? एक्चुअली नोट्स बनाना मेरा हैबिट था एक, तो उसके लिए मतलब जो लिखना, मैं क्या करती थी, सारा मैं वीडियो देखती थी और उसके बाद में अपने हिसाब से मैं नोट्स बनाती थी, तो उससे एक प्रिपरेशन होता था। पर इधर जैसे डिस्क्रिप्टिव मुझे कंप्यूटर में देना है कीबोर्ड में, तो उसके लिए मैं प्रीलिम्स के बाद, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, तो 10 to 12 डेज मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया था, मेरा ब्रांच से। मेरा मतलब जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे थे, तो वो मुझे 10 दिन का छुट्टी भी ग्रांट किए थे। तो उस टाइम पे मैं मॉक एग्जाम देती थी, मतलब मैं दिन में 2-3 कोशिश करती थी कि 2 घंटे करके अगर कोई एएसआई का या फिर एटीएम का, इंग्लिश का मॉक एग्जाम्स में बहुत देती थी। मतलब उसको दे के उसके अंदर वर्ड लिमिट में रखना। फिर एक वेबसाइट का नाम लूंगी मैं, ग्रामरली करके एक वेबसाइट है जी जी जहाँ जी। पे इंग्लिश गूगल। लिख के हम लोग उधर डाल सकते हैं कि उसका कुछ मतलब कुछ स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, ग्रामर ठीक है कि नहीं। तो मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ग्रामर बेसिक ठीक होना इंग्लिश में वो बहुत जरूरी है। जी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हमारा 100 मार्क्स का है, तो जी हम लोग को लगता है कि शायद इंग्लिश में, मैं बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में ही पूरा पढ़ी हूँ, मैं क्लास 12 तक बंगाली में ही पढ़ी हूँ सब कुछ। तो ग्रामर मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो उसके चलते मुझे वो वाला हेल्प हुआ था। मतलब इंग्लिश जो भी मैं लिखती थी, मैं ट्राई करती थी कि जो वोकाबुलरी है वो शायद मेरा उतना ज्यादा नहीं है, और जो जी। स्पेलिंग एंड ग्रामर वो दोनों को ठीक रखना है बस। तो इसके चलते बहुत प्रैक्टिस करती थी मैं, तो वो मुझे हेल्प किया था। टाइम के अकॉर्डिंग जो करना है, मतलब जो कीबोर्ड में 2-3 में अलग कीबोर्ड में भी प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं देखती थी सब लोग बोलते थे कि उन लोग का शायद एग्जाम में जो कीबोर्ड मिला है वो उतना अच्छा नहीं है, वो थोड़ा पुराना जमाना का मतलब कीबोर्ड है। इसलिए मैं एक दो जो पुराना कीबोर्ड था, मैं साइबर कैफे एक था लोकलिटी में, तो उधर से लेके आके मैं वो जो पुराना कीबोर्ड में भी प्रैक्टिस की थी, ताकि
अगर ऐसा कुछ आया तो ताकि मैं मतलब उसको भी फेस कर सकूं। तो इसी तरीका से उसका। और एक चीज मैं बोलूंगी, न्यूज़पेपर फॉलो करने के लिए दो न्यूज़पेपर मैं डिलीजेंटली फॉलो करती थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, ये इकोनॉमिक टाइम्स, ये दो मैं बहुत फॉलो करती थी। तो ये फॉलो करने के कारण क्या हुआ, एक होल्ड आता था, मतलब अपने राइटिंग के ऊपर एक होल्ड आता है। फिर एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है, वो वर्ड्स जो भी आता है टॉपिक, उसके लिए वर्ड्स वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मतलब ये भी मुझे हेल्प किया था न्यूज़पेपर। और अगर हम लोग बात करें कि जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, तो उसमें जैसे सर ने बताया भी था आपके बारे में, मुझे स्पेशली बताया था आपके एग्जाम जब आपने इंटरव्यू दिया ही था ना, उसके बाद ही सर ने मुझे बताया था कि देखिए इनका इन पे ध्यान रखिएगा, इनका रिजल्ट निकलना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। और आपके कुछ उन्होंने बताया था कि कुछ अच्छा। कमजोरियां थी, वो भी सजेस्ट किया था कि लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मतलब मैं आपसे भी जानना हाँ चाहूंगा हाँ। कि मतलब किस टाइप से आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। हाँ, एक्चुअली जब मैं इधर जो मॉक इंटरव्यू दी थी, के गर्ग सर मेरे मॉक इंटरव्यू दिए थे। जी। तो वो सर इतना अच्छे हैं, मतलब वो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस का जो कमी थी, उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस का कमी थी, वो मेरे अंदर उसने बिल्ड किए थे। तो वो बोले थे कि मतलब डरना मत तुम, अगर तुम आरबीआई में नहीं जा रहे हो तो आरबीआई आरबीआई विल मिस यू, मतलब यू विल नॉट मिस आरबीआई बट आरबीआई विल मिस यू। तो ये वाला चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वो सर इतना इंस्पायरिंग थे, मतलब वो क्वेश्चन तो पूछा ही था, तो क्वेश्चन मॉक इंटरव्यू के बाद 10 to 15 मिनट्स वो मेरे साथ डिस्कस किए थे। तो मैं मेरा जो डर था, तो फिर मेरा कुछ फंबलिंग इशू था, तो मैं उसके साथ वो वाला शेयर की थी कि सर ऐसा मेरा एक इशू है, तो उधर जाके अगर मैं पैनल के सामने ऐसा कुछ हुआ तो मैं कैसे उसको फेस करूंगी, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो उस सर ने मुझे बहुत अच्छे से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किए थे कि मतलब उनका भी ऐसा कुछ इशू था, पर उसने उसको ओवरकम किया, तो यू ऑल्सो हैव टू ओवरकम इट। तो वो बहुत अच्छी। और कुछ कुछ वीडियो है, मतलब जो मोटिवेशनल वीडियो मैं तुमको शेयर करना चाहती हूँ, मैं तुमको शेयर करूंगी, तुम देखना उसे। तो एग्जाम के पहले तक सर मुझे वो कुछ कुछ वीडियो सेंड करती थी कि कैसे वो कॉन्फिडेंस, अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो वो मैं बोलूंगी कि मतलब आप लोग जो सर को लाए हैं अविपुडिया में, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो वाला इंटरव्यू मेरा बहुत ठीक गया था। मेरे अंदर एकदम एग्जाम के एक हफ्ते पहले शायद वो था। तो वो वाला मेरे अंदर जो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था, तो आई वुड रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली केके गर्ल्स सर। थैंक यू। और जैसे कि मैं और एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि जैसे कि आप पहले से जॉब में थे, ठीक है, आपकी शादी भी हो गई थी, मैरिज हो गई थी 2020 में। बात अक्सर में हाँ हमारे जो इंडियन कल्चर में होता है कि जैसे आपका एक जॉब लग गया है और आपका मैरिज भी हो गया है, तो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब हो गया बहुत, मैरिज भी होगी, नौकरी भी है हाँ आपके पास, हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या प्रिपरेशन करने की जरूरत है कि आप बस करो, तो मतलब इस टाइप के फैमिली के इश्यूज होते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होते था? हैं। नहीं, ऐसे एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत मतलब सपोर्टिव है और इंस्पायरिंग भी है। वो खुद भी जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुम और भी कुछ बड़ा सोचो, मतलब जहाँ हो और भी कुछ बड़ा सोचो। और एक तो मम्मी पापा मेरा बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब एग्जाम के पहले वो लोग इतना सपोर्ट किया मुझे। जैसे मुझे याद है, एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। इंटरव्यू के टाइम में जो न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, हर दिन मैं दो न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो ट्रेन में आना जाना करना पड़ता है मुझे जब मैं ऑफिस जाती हूँ। तो while commuting I used to read the newspapers, I used to go to the newspaper and I used to mark on it। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं ट्रेन में आने जाने वो पढ़ते टाइम वो मार्क करती थी। तो ऑफिस से आने के बाद मेरा मम्मी पेपर कटिंग करके उसको कॉपी बना दी थी, एक दो कॉपी बना दी थी, ताकि एग्जाम के बस इंटरव्यू के एक हफ्ता पहले मैं उसको बस गो थ्रू कर सकूं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मतलब वो मैं अंदर मतलब याद रख सकूं। तो वो ये सब मुझे छोटा छोटा चीज बहुत हेल्प किया मेरा नोट्स बनाने पे। फिर जो मॉक इंटरव्यू में सारे प्लेटफॉर्म में तो दी हूँ। और फिर मतलब जो भी क्वेश्चंस है मैं बना के जब लिखती थी उसको, फिर मेरे मम्मी मुझे बैठ के वो वाला मॉक इंटरव्यू लेते थे। जैसे इधर क्वेश्चन करते हैं, वो यूट्यूब में वीडियो देख के मुझे वो सब क्वेश्चन पूछते थे। तो ये सब छोटा छोटा चीज मुझे बहुत हेल्प किया। तो इसीलिए हो पाया वो। और एक चीज अच्छा मैं की थी, वो आरबीआई का जो वेबसाइट है उसको मैं छानबीन के अच्छी तरह से पढ़ी थी। मतलब जो भी क्योंकि मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड है, तो जो जो भी मास्टर सर्कुलर है, सारा मास्टर सर्कुलर्स में गो थ्रू की थी, उसका पॉइंट्स बनाई थी, नोट्स बनाई थी। तो आरबीआई का सर्कुलर मैं बहुत अच्छे से की थी, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था। क्योंकि वो लोग मुझे इंटरव्यू में, ओरिजिनल इंटरव्यू में रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे थे।
फिर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से क्वेश्चन पूछे थे, फिर आईटी, मेरा जो आईटी एक्सपीरियंस है वो आरबीआई में कैसे काम में आ सकते हैं, ये सब पूछे थे। तो मुझे सारा जो होलसम प्रिपरेशन था वो मुझे हेल्प किया था। जी। सुरमना, थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा सब कुछ एक्सप्लेन किया और जो जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा आपने अच्छे से बताया मुझे। हेलो मेरा सर, एक अगला, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही है। और सरमना, जैसे कि आपने मुझे सारे सवाल के जवाब दिए, ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप रियल इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू आरबीआई में हुआ था, उस टाइम कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ। उस टाइम एक्चुअली मेरा जो नंबर था, सीरियल नंबर मेरा 18 था, तो मतलब वो बहुत लास्ट था। तो एक तो मुझे लग रहा था, यही टेंशन हो रहा था कि इतना देर बाद, लंच के बाद, तो वो लोग मतलब उसको कैसे लेंगे, कैसा होगा, एक टेंशन सारा दिन से बना हुआ था। तो जब मैं अंदर जाने वाली थी, मतलब जो मेरे पहले जज थे, वो वाला लड़की का, मतलब उनका 35 मिनट्स अराउंड इंटरव्यू हुआ था। तो मुझे लगा था शायद इतना देर तक इंटरव्यू हुआ है, 35 मिनट्स, तो अच्छा होगा। तो मतलब जो मेरा इंटरव्यू है वो भी थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो जब मैं गई तो मतलब जो चेयरमैन सर थे वो तो बहुत अच्छे से मुझे बिहेव किया, ही बिहेव सो नाइसली। तो उसने भी उसने जो भी मुझे क्वेश्चन पूछा था, उससे मुझे पूछा था कि तुम्हारा आईटी वाला बैकग्राउंड इधर कैसे हेल्प हो सकता है, ये सब। तो ये सब जो क्वेश्चंस है मतलब पूछने के बाद 9 to 10 मिनट्स में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। तो उस टाइम में मतलब वो लोग बोल रहे हैं ओके थैंक यू, तो मुझे लगा कि और भी शायद होगा, तो मैं उधर बैठी थी। हम्म। तो वो लोग फिर से मुझे बोला कि थैंक यू, तो मैं बोली हो गया मेरा, इज इट डन? तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ, no, okay, okay, thank you. You are expecting more, they told me. No, 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 it's okay, sir, thank you. तो वो बोल के मैं निकल गई। तो हाँ, बाहर जो लोग बैठे थे, मतलब जो हम लोग का डीवी कर रहे थे, जी। वेरिफिकेशन, तो उनको मैं जाके मेरा तो उधर ही खराब हो गया था मन के। उनको मैं बोल रही थी कि मेरा 9-10 मिनट से हुआ, और वो लोग मुझे 2 बार थैंक यू बोला, और मैं सोच रही थी वो लोग मुझे और भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनके ऊपर ही पूछ दिया कि इज इट डन ऑलरेडी। तो फिर ये कैसे लेंगे, मतलब वो लोग शायद सोचेंगे मैं ऐसे बोल दिया। तो वो लोग बोले नहीं देखो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम के ऊपर कुछ डिपेंड करता है। तो उसके बाद मैं केकेगढ़ सर को भी मैं मतलब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर की थी। फिर मैं बोल मतलब आई वॉज नॉट दैट मच होपफुल, बट ये मेरा होगा, ये उतना होपफुल मैं नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना जल्दी हो गया तो मतलब दे विल नॉट लाइक मी, दे विल नॉट चूज मी। उसके बाद जब रिजल्ट, तो उस टाइम में भी मुझे सर ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, दे हैव एक्सपीरियंस 30-32 ईयर्स मोर देन योर एज। तो वो लोग, उन लोगों को जो डिसाइड करना है, जज करना है, वो लोग 4-5 मिनट में ही समझ जाते हैं कि कैंडिडेट क्या है। तो पर हाँ, तो जब रिजल्ट आया था तो मुझे लगा था कि मतलब वो बहुत, मतलब वो ठीक ही बोले थे। तो उस टाइम में मुझे लगा नहीं ठीक है, तब फिर 9-10 मिनट्स अगर इंटरव्यू हो भी जाए तब भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही रहेगा। और एक चीज मैं सबसे सुनी थी कि एक सर थे उधर जो सबको बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, या फिर उन लोगों को बहुत एक सारा क्वेश्चन पूछा था, मतलब 10 मिनट्स 15 मिनट्स, और डर भी गए थे कुछ कुछ कैंडिडेट। तो उसने मुझे कुछ भी पूछे नहीं थे, उसने मुझे मेरा जो नेम है उसका बस मीनिंग पूछा था, बस पूछ के छोड़ दिया। चलिए, आप भी हमें हमें भी बता दीजिए कि आपका जैसे मैंने आपका, मैं इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी मैं आपसे पूछ रहा था हाँ कि हाँ हाँ आपका नाम का मतलब क्या है, मतलब वो एक तो मुझे, मतलब बंगाली हाँ नहीं है ये पूरी तरह से, हाँ 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 आप मुझे भी बता हाँ। दीजिए ताकि और लोगों को भी जैसे जान जाएगी क्या है इनका मतलब। बुद्धिज्म में एक्चुअली ये वाला जो वर्ड है वो यूज होता है। जी। स्ट्रोमोन करके एक यूज है, बुद्धिस्ट में जो लोग सन्यासी होते हैं उन लोगों को बोलते हैं स्ट्रोमोन। तो अच्छा। उससे ये स्ट्रोमोना आता है, अच्छा। मतलब बुद्धिज्म में जो लोग सन्यास लेते हैं उन लोगों को बोलते हैं। चलिए, थैंक यू सुमना, आपसे बात करके बहुत अच्छा ठीक है लगा। सर। और मतलब सबसे पहले तो आपने, आपका सिलेक्शन हो गया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड हम लोग बातें करते थैंक यू रहेंगे सर। फिर से, अभी मीडिया से जुड़े हाँ रहेंगे हाँ, साथ में हम लोग भी आपसे। ऑब्वियसली सर। ठीक है, तो थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। या, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। आई एम रियली ऑनर्ड थैंक यू। सर।